वेल स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो कि आप लोग सारे अच्छे होंगे और ध्यान लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज यहाँ पे हम लोग रासायनिक गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 में आज बात करेंगे अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले दो कारकों के बारे में बात किया था। एक आपका सांद्रण में परिवर्तन और दूसरा दाब में परिवर्तन, और हमने देखा था कि इन दोनों के समानुपाती होता है अभिक्रिया का वेग, यानी कि सांद्रण बढ़ने से दाब बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। उसी प्रकार से तीसरा कारक जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है वह है तापमान। तो चलिए आज बात करते हैं तापमान के बारे में। देखिए, अभिक्रिया के वेग पर तापमान का प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो जैसे सांद्रण और दाब के बारे में बात किया है हमने, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग तापमान का समानुपाती होता है। कैसे होता है इसको समझेंगे हम लोग। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, उसका वेग बढ़ता चला जाता है। तो वेग बढ़ने का कारण क्या होता है? क्या हम लोग ऐसा करते हैं कि तापमान बढ़ाने पे उस अभिक्रिया में किस तरह का परिवर्तन आता है जिसके कारण उसका अभिक्रिया का वेग बढ़ता चला जाता है? तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार समझें कि जैसे देखिए, आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने क्या किया है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को लिया है, यानी कि अभिकारक को लिया है। तो देखिए, ये अभिकारक हैं आपके, देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर अभिकारक को लिया है और अभी फिलहाल ऐसा समझिए कि आपको पता है कि अभिकारक के दो अणु या दो से ज्यादा अणु जब आपस में टकराते हैं तो टकराने से ही उत्पाद का निर्माण होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, टक्कर सिद्धांत कहते हैं। आगे बात और करेंगे टक्कर सिद्धांत के बारे में। फिलहाल इतना समझिए कि ये उत्पाद में तभी बदलेगा जब ये दोनों अभिकारक ए और बी आपस में क्या होगा, टकराएगा, और जब आपस में टकराएगा तभी किसका निर्माण करेगा, उत्पाद का निर्माण करेगा। अब ध्यान से समझिए कि ये अभी का स्थिति ऐसा है कि सामान्य तापमान पर ये आराम से धीरे धीरे टकराते हैं और धीरे धीरे उत्पाद का निर्माण होता है। लेकिन सोचिए कि इसका तापमान बढ़ा दिया जाए, और तापमान बढ़ा दिया जाए तो ये देखने को मिलता है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। क्यों? तो उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे देखिए कि मान लिया जाए कोई कमरा है जिसका कि नीचे का जमीन जो है वो लोहा का बना हुआ है, और उस कमरे में 3 व्यक्तियों को रखा गया है, नंगे पैर, यानी चप्पल जूता नहीं पहने हुए हैं, नंगे पैर हैं उसमें, और तीनों व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। अभी कोई किसी से टकरा भी नहीं रहा है क्योंकि उनको कोई परेशानी नहीं है, आराम से बड़ा सा रूम है, आराम से खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तब तक क्या होगा कि तीनों व्यक्तियों में किसी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सोचिए धीरे धीरे क्या करना है कि लोहा का जो फर्श बना हुआ है, जमीन बना हुआ है, उसको धीरे धीरे गर्म किया जाए। अब सोचिए क्या होगा, जब उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे तो पहले तो एक व्यक्ति या तीनों व्यक्ति क्या करेगा, एक पैर उठाएगा, फिर दूसरा पैर उठाएगा, इस तरह से पैर बचाने की कोशिश करेगा, और जब धीरे धीरे गर्म होता जाएगा तो दोनों पैर उठा लेगा, तो क्या होगा, ढंग से नीचे गिर जाएगा, इसलिए दोनों पैर तो उठा नहीं सकता। तब क्या करेगा, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह भागना शुरू करेगा, धीरे धीरे और गर्म होता जाएगा। तब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है, गर्म ज़्यादा होते जा रहा है। तब क्या होगा कि और ज़्यादा वो लोग जल्दी जल्दी एक दूसरे के तरफ भागना शुरू करेंगे, और फिर क्या होगा, एक मतलब अंधाधुंध भागने के चक्कर में लोग आपस में इस तरह से टकराना शुरू करेंगे। टकराएंगे तो किसी का सर फूट जाएगा, किसी का हाथ टूट जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बदलाव हो गया।
कुछ ना कुछ नया नया चीज देखने को मिला, यानी उत्पाद बन गया। वही स्थिति यहाँ पे होती है कि ये जो अणु हैं ए और बी अभिकारक के, ये अभी सामान्य अवस्था में इनकी गतिज ऊर्जा कम है, जिसकी वजह से ये आराम से घूम फिर रहे हैं, कभी कभी टकरा जा रहे हैं, जिसके कारण उत्पाद बन जा रहा है। अब क्या किया गया, इसके तापमान को बढ़ा दिया गया। जब इसके तापमान को बढ़ाया गया तो क्या देखा गया कि इनकी बढ़ गई, क्या बढ़ गई, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई। और गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि ऊर्जा जो कि गति के कारण किसी भी वस्तु में मौजूद होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ गया अणुओं का, और अणुओं का जब गतिज ऊर्जा बढ़ गया तो ये जल्दी जल्दी आपस में टकराने लगे, और जैसे जैसे जल्दी जल्दी इनकी टक्करों की संख्या बढ़ गई, उत्पाद का निर्माण भी ज्यादा होने लगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से जल्दी जल्दी टकराने लगे, और जब जल्दी जल्दी टकराने लगे तो उत्पाद का निर्माण जल्दी हो गया, यानी कि अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का तापमान बढ़ाने से उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, जिससे कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो अतः यहाँ उसके लिए लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है किसके, तो तापमान के। और इसके बारे में लिखते हैं, जब अभिक्रिया में मौजूद अभिकारक का तापमान बढ़ाया जाता है, तब अभिकारकों की गतिज ऊर्जा जब भी बढ़ती जाती है, जिससे वे जल्दी जल्दी टकराने लगते हैं, जिस कारण उत्पाद का निर्माण भी जल्दी होने लगता है। अतः अभिक्रिया का तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो क्या हो गया, तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। अब देखिए, इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि अगर हम तापमान को बढ़ाएं तो अभिक्रिया का वेग कैसे बढ़ेगा, और वहां पर हम एक टर्म जिसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट या फिर तापमान गुणक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं तापमान गुणक या टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको कि म्यू द्वारा दर्शाया जाता है। अब ये तापमान गुणक क्या है भाई, इसको समझते हैं। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, और इस रासायनिक अभिक्रिया में KMnO4 जिसको कि कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट,
आपके पास एक अभिकारक है पोटेशियम परमैंगनेट और यहाँ पर एक उत्पाद है ऑक्जेलिक अम्ल, इसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल। अभी क्या है कि सामान्य तापमान पर इसकी अभिक्रिया की वेग जो है बहुत धीमे धीमे बहुत धीरे धीरे चल रहा है और इसके अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना है। तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तापमान की बात कर रहे हैं, तापमान में बढ़ोतरी करते हैं यानी कि इसका तापमान बढ़ाते हैं। तो चलिए तापमान बढ़ा दिया जाए। ये देखने को मिलता है कि तापमान में जब 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है, तापमान में इस रासायनिक अभिक्रिया के तापमान में जब 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है तो देखने को ये मिलता है कि इसका अभिक्रिया का वेग दुगना हो गया, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, समझ में आ रहा है कि जब 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया का तो पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्जेलिक एसिड आपस में मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं और उसके उत्पाद के निर्माण का वेग जो है वह दुगना होगा और इसी को तापमान गुणक कहते हैं। कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अगर उसके अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तापमान गुणक या टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। तो यानी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया गया और जब 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया गया तो अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, दुगना हो गया। तो चलिए परिभाषित करते हैं तापमान गुणक को। इसके बारे में लिखेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो उसके अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है, जिसे अभिक्रिया का तापमान गुणक कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तापमान गुणक कहा जाता है। अब देखिए यहां पर लिखते हैं तापमान गुणक, इसको म्यू लिख दीजिए, बराबर अभिक्रिया का वेग या फिर लिखिए T+10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग बटा T डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग। ये है तापमान गुणक। कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तापमान गुणक को निकालते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो तापमान गुणक का मान इस प्रकार निकालते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ से, अच्छा चलिए इसके आगे हम बताते हैं कि आगे और कैसे हम तापमान गुणक को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब इसको ऐसे समझिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K है। अब देखिए
ये वेग स्थिरांक क्या है हम आगे आपको बताएंगे। वेग स्थिरांक, वेग का नियम बताएंगे, वेग समीकरण बताएंगे, वहां पे बताएंगे वेग स्थिरांक क्या होता है। फिलहाल ऐसा समझिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K है तो अभिक्रिया का तापमान, अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक का मान 2K हो जाता है। जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है, K है, और आप क्या कर रहे हैं कि इसका तापमान कितना बढ़ा रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाइएगा तो इसका वेग स्थिरांक कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगा। और इस 2K वाले यानी क्या हो गया, इसको आप दुगना लिख सकते हैं, दुगना हो गया। और इसका तापमान जब आप क्या करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो ये 2K दुगना होकर कितना पहुंच जाएगा, 4K पर पहुंच जाएगा। और इसको क्या आप लिख सकते हैं, चौगुना। और यहाँ पर इस 4K यानी कि देखिए K को 10 मान लीजिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ये क्या है, वेग स्थिरांक है। और इस वेग स्थिरांक या फिर आप अभिक्रिया का वेग लिख दीजिए। अगर आपको थोड़ा परेशानी हो रही समझने में तो K को अभिक्रिया का वेग लिख दीजिए। अभिक्रिया का वेग अगर K है तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, दुगना होकर 2K हो जाएगा। फिर से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये दुगना होकर 4K हो गया। और फिर से यहाँ पे अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, ध्यान से समझिए, 10 डिग्री सेल्सियस फिर से तापमान बढ़ाया जाए तो ये 4K से आगे बढ़ के कितना हो जाएगा, 8K हो जाएगा, यानी कि 8 गुना। ये 8 गुना किसका हो गया, K का हो गया। लेकिन आप देखते जाइए 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर K 2K में बदल गया यानी दुगना हुआ। ये 2K 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पे 4K हो गया यानी चौगुना हो गया। फिर से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पे फिर 4K कितना हो गया, 8K हो गया। लेकिन ये सब एक दूसरे के क्या होते जा रहे हैं, दुगना होते जा रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तापमान गुणक कहते हैं। तो इस तरह का अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको आगे देखने को मिलेगा कि जिसमें कि तापमान गुणक ज्ञात करने की बात होगी, तो अगर वेग स्थिरांक आपका दिया हुआ है तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसको दुगना करते चले जाइए, आपका उत्तर मिल जाएगा। तो ये तो बातें होगी किसके बारे में, तापमान के बारे में, कि तापमान का अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे उत्प्रेरक के बारे में, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब हम उत्प्रेरक को जोड़ते हैं या उत्प्रेरक डालते हैं तो उत्प्रेरक के डालने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेरक पहले क्या है। तो ऐसे तो आपको पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में उत्प्रेरक के बारे में बताया गया है, कैटलिस्ट के बारे में बताया गया है कि उत्प्रेरक दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक उत्प्रेरक, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। यानी कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया में मिलने पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं परंतु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उसी तरह से ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं कि अभिक्रिया में मिलने पर अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं परंतु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि उत्प्रेरक का काम क्या है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना या अभिक्रिया के वेग को घटाना। तो इस संदर्भ में हम ऐसा कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक का समानुपाती होगा। यानी कि अभिक्रिया के वेग में उत्प्रेरक डालने पर अभिक्रिया का वेग या तो बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन वो किसके अनुसार से, उत्प्रेरक के अनुसार से। इसी को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए, आप जानते हैं फिर भी हम यहाँ पे उत्प्रेरक का परिभाषा लिख देते हैं। लिखते हैं वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया में
मिलकर अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं, परंतु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। तो ये हो गया उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। और एक बात और यहाँ पे हम लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा इसका उत्प्रेरक का, यानी उत्प्रेरक के बढ़ने और घटने से अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा या घटेगा। और इसका एक उदाहरण हम आपको बताते हैं कि मान लिया जाए, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक बर्तन है जिसमें आपने क्या किया है, हाइड्रोजन गैस को लिया है और ऑक्सीजन गैस को लिया और इसमें रख दिया, और आप यहाँ इसको रख के क्या कर रहे हैं कि मिला दिए, मिला के बर्तन को बंद कर दिए, बंद करके आप इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारा उत्पाद बनेगा और हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलेगा, तो क्या बनेगा उत्पाद, जल का निर्माण होगा H2O गैस के रूप में। तो ये उत्पाद की आप बनने की तैयारी कर रहे हैं, बनने का इंतजार कर रहे हैं, परंतु ये देखने को मिलता है कि काफी दिन बीत जाने पर भी ये उत्पाद में नहीं बदल रहे हैं। भाई क्यों, क्या हो गया? तो ये दोनों आपस में प्रतिक्रिया तो करते हैं, लेकिन इनको प्रतिक्रिया कराने वाला कोई चाहिए। जब तक आपस में प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तब तक ये उत्पाद का निर्माण नहीं करेंगे। जैसे कुछ कुत्तों को देखा होगा आप लोगों ने कि जब तक मालिक उसके साथ रहता है तब तक बहुत भौंकता है, लेकिन बिना मालिक के जब वो दूसरे कुत्तों के सामने आ जाता है तो दुम दबा के भाग जाता है। और वही स्थिति यहाँ पे है, ये दोनों आपस में प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक पदार्थ मिलेगा जिसको हम कहेंगे पैलेडियम। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे एक उत्पाद बना दिए पैलेडियम। पैलेडियम एक धातु है, और जैसे ही पैलेडियम को इसमें मिलाया गया तो क्या देखा गया कि अब ये आसानी से क्या बना दिए, उत्पाद का निर्माण कर दिया। अब देखिए आसानी से उत्पाद का निर्माण कर दिया। बात यहाँ पे समझिए कि पैलेडियम मिला तभी उत्पाद का निर्माण हुआ, अगर पैलेडियम नहीं मिलता तो उत्पाद का निर्माण नहीं होता। परंतु पैलेडियम अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, अभिक्रिया करवाया परंतु अभिक्रिया में भाग नहीं लिया। तो ये पैलेडियम यहाँ किस तरह का काम किया, उत्प्रेरक का काम किया, जिसने कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर जल का निर्माण किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उदाहरण में लिखिए पैलेडियम उत्प्रेरक की मौजूदगी में हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस आपस में प्रतिक्रिया कर उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो चलिए ये तो बातें हो गई कि उत्प्रेरक रसायन अभिक्रिया के वेग का समानुपाती हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, तो अब उत्प्रेरक के मिलने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है या तो घट जाता है। तो ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हम ये समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे कि यह जो उत्प्रेरक है, कैटेलिस्ट है, ये कौन सा ऐसा काम करता है अभिक्रिया में जाकर जिसकी वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है या उत्पाद का निर्माण होने लगता है। तो चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं उत्प्रेरक की क्रियाविधि। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग उत्प्रेरक की क्रियाविधि कि उत्प्रेरक किस तरह से अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे समझिए आप यहाँ पर कि एक गांव मान लिया जाए, यहाँ पे एक गांव है
बहुत सारे लोग इस गांव में रहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग इस गांव में रहते हैं और इस गांव के बगल में यहां से एक बड़ा सा पहाड़ है, पर्वत है, पहाड़ है, कुछ भी बोलिए, पर्वत चाहे पहाड़। और इस पहाड़ और पर्वत के दूसरे तरफ यहाँ पर क्या है, बाजार है। और इस गांव के व्यक्ति को कोई भी सामान खरीदने के लिए इस बाजार को जाना है, तो इस बाजार में जाने के लिए इन व्यक्तियों को इस पर्वत को पार करना होता है, तब ये बाजार जा पाते हैं। और इस प्रक्रिया को करने में इनको करीब करीब मान के चलिए 5 घंटे का समय लगता है। 5 घंटा जाने में, 5 घंटा आने में, सोचिए, तो इनका पूरा एक दिन निकल जाता है। बाजार जब भी जाना होता है तो पूरे दिन में ये बाजार से लौट पाते हैं सामान वगैरह लेके। और उसके लिए इनको करना क्या होता है कि यहाँ से जो व्यक्ति चला, मान लीजिए ये जो व्यक्ति है, उसको सबसे पहले ये पहाड़ के चोटी पर पहुंचना होता है। और इस पहाड़ के चोटी पर पहुंचने के बाद ये क्या करता है कि ये बाजार तक पहुंच पाता है। यानी वैसे व्यक्ति जो इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में सक्षम है वही बाजार जा पाएंगे, और जो व्यक्ति इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में सक्षम नहीं है वो बाजार नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर एक ऐसा होता है, जैसे आपने दशरथ मान जी का नाम सुना होगा। उन्होंने क्या किया था कि गया में पहाड़ के चोटियों से बाजार जाने में या फिर हॉस्पिटल जाने में परेशानी होती थी बहुत ज़्यादा लोगों को, तो उन्होंने छेनी और हथौड़े की मदद से पहाड़ के चोटी को छोटा करके क्या किया था, एक नया रास्ता तैयार किया था, जिससे आप बाजार जाना आसान हो गया था। अब कोई भी व्यक्ति इस रास्ता को पकड़कर आसानी से बाजार जा सकता था, यानी कि एक नया रास्ता मिल गया। और इस नए रास्ते की मदद से ये क्या हो रहा है, अब ये जो 5 घंटा लगता था ये 2 घंटे या 1 घंटे में बाजार जाकर लौट आते थे लोग। अब साइकिल चलाना आसान हो गया था, इस पे मोटरसाइकिल, कार, बस सब कुछ चलना शुरू हो गया था। यानी कि अब इस गांव वाले लोगों को बाजार जाना आसान हो गया। किसकी वजह से, तो नया रास्ता मिलने की वजह से। और यही काम उत्प्रेरक करता है। उत्प्रेरक का काम ये है कि वो रासायनिक अभिक्रिया में इस रास्ते को बदलकर नया रास्ता बनाता है, जिसकी मदद से अभिकारक आसानी से उत्पाद बना लेते हैं। जैसे देखिए, हम बताते हैं आपको, ऐसे समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या फिर अभिक्रिया का वेग लिख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे समय लिखिए। और देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आपका ए और बी क्या है, अभिकारक, और इसको उत्पाद ए बी में बदलने के लिए यहाँ से एक रास्ता मिलता है, इसको इस रास्ते को पार करना होता है, और तब जाके ये उत्पाद में बदलता है। तो देखिए, ये दोनों अभिकारक इस रास्ते को जब पूर्ण करते हैं तो इन्हें एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा, यानी कि यहाँ इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये अभिकारक जब इस ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचते हैं तब ये उत्पाद में बदल पाते हैं। और बहुत ही स्थिति ऐसी है कि कुछ कुछ अभिकारक के अणु इस ट्रांजिशन स्टेट को पा पाते हैं, और तब ये किस में बदल पाते हैं, उत्पाद में बदल पाते हैं। अब जब इसमें नया क्या किया गया, उत्प्रेरक लगाया गया, तो ये उत्प्रेरक जो है वो इस रास्ते को बदलकर एक नया रास्ता दे देता है।
यानी यहाँ पर क्या लगाया गया, उत्प्रेरक। और देखिए इस अभिकारक को यहाँ तक पहुंचने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि वो किसमें बदल सके, उत्पाद में, इस ऊर्जा को कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रिय ऊर्जा मतलब कि अभिकारक का वह ऊर्जा जिसके कारण ये उत्पाद में बदल पाए, उस ऊर्जा को एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। यानी अगर अभिकारक के पास इतना ऊर्जा है तब तो ये उत्पाद में बदल पाएगा, अगर इसके पास इतना ऊर्जा नहीं है तो ये उत्पाद में नहीं बदल पाएगा। तो सोचिए अगर ये यहाँ तक ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच पाया तभी ये उत्पाद में, मतलब कि चोटी पे पहुंचेगा तभी तो नीचे उतरेगा। तो उसी आधार पे जब इनके पास सक्रिय ऊर्जा इतना है कि ये यहाँ तक पहुंच पाए तब ये आसानी से उत्पाद का निर्माण कर पाते हैं। और इस स्थिति में उत्पाद का निर्माण बहुत ही धीमी गति से होता है। परंतु उत्प्रेरक ने क्या किया कि इस रास्ते को ही बदल दिया। ये सक्रिय ऊर्जा जो था आपका, यहाँ पे देखिए ध्यान से, सक्रिय ऊर्जा को EA से दर्शाते हैं। इसने सक्रिय ऊर्जा के मान को इतना कम कर दिया। इतना कम करने की वजह से अब क्या हो गया कि अब ये आसानी से AB जो अभिकारक हैं वो उत्पाद में बदल गए। यानी कि मुख्य रूप से अगर उत्प्रेरक की क्रियाविधि की बात करें तो उत्प्रेरक क्या कर रहा है, सक्रिय ऊर्जा को कम कर रहा है, जिसकी वजह से आसानी से उत्पाद बन रहा है। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी जलाना है आपको, तो आप माचिस की तिल्ली से लकड़ी जला रहे हैं, जल नहीं रहा, बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं जल रहा है। और सोचिए उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया जाए, तब क्या होगा, माचिस की तिल्ली जलाएंगे, आसानी से पेट्रोल पहले जलेगा उसके बाद लकड़ी जल जाएगा। यानी कितना आसान हो गया लकड़ी का जलना पेट्रोल के आने से। उसी प्रकार से ये क्या कर रहा है कि सक्रिय ऊर्जा जिस ऊर्जा की मदद से उत्पाद का निर्माण हो रहा है उस ऊर्जा को ही कम कर दिया। और जब उस ऊर्जा को कम कर दिया तो अब आसानी से उत्पाद का निर्माण होने लगा। अतः हम ऐसा कहते हैं कि उत्प्रेरक अभिकारक के सक्रियण ऊर्जा को कम कर एक नया रास्ता बनाता है जिससे कि उत्पाद का निर्माण आसानी से हो जाता है। अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जल्दी जल्दी उत्पाद बनेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं उत्प्रेरक अभिकारक के सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है जिससे सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है जिससे एक नया रास्ता बनता है और अभिकारक आसानी से उत्पाद में बदल जाते हैं। अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको हम सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित करते हैं। सक्रियण ऊर्जा जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो चलिए क्या कर रहे हैं, सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कर रहे हैं जिसको कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ऐसे आगे जब हम आर्हेनियस के समीकरण को पढ़ेंगे तो वहाँ पे सक्रियण ऊर्जा, देहली ऊर्जा, बहुत तरह की ऊर्जाएं हैं। इन सब ऊर्जाओं के बारे में आगे और कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा के बारे में परिभाषित कर लेते हैं। तो देखते हैं अभिकारक का वह निम्न ऊर्जा जिसके कारण वह उत्पाद में बदलता है उसे
अभिकारक का सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। उसे हम अभिकारक का सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो हो गया सक्रियण ऊर्जा की बातें। ये हो गया किसके बारे में, एक्टिवेशन एनर्जी या फिर उत्प्रेरक के बारे में। तो यहाँ पर हमारा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक संपन्न होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुकता के बारे में, जिसको कि मोलिकुलरिटी कहते हैं। तो अनुकता क्या होता है, मोलिकुलरिटी क्या होता है, उसके बारे में अब बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे अनुकता या मोलिकुलरिटी के बारे में, और इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझना चाहेंगे, तब परिभाषित करेंगे। जैसे देखिए कि हमारे पास एक उदाहरण है H2O2, या फिर चलिए इसको ना हम लोग ऐसे करते हैं कि एक उदाहरण थोड़ा बदलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये ठोस है, इसको जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। एक समीकरण देखिए जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बताइए, ये अभिकारक है। तो इस अभिक्रिया में जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने अणु हैं, तो अणु 1 है। देखिए अणु कितना है, 1। किसका अणु, तो अभिकारक। अभिकारक का अणु 1 है, और इसकी अनुकता देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अनुकता या मोलिकुलरिटी भी 1 है। कैसे भाई, तो अनुकता के बारे में ऐसा कहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक के अणु भाग लेकर उत्पाद में बदलते हैं, वह अभिकारक के अणुओं की संख्या ही अनुकता कहलाती है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में देखिए ये जो अभिकारक है उसके अणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, और यही अणु इसमें बदल गए उत्पाद में। तो उत्पाद से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अनुकता किसके ऊपर निर्भर करेगा, अनुकता निर्भर करेगा अभिकारक के अणुओं की संख्या के ऊपर। तो क्योंकि अभिकारक के अणुओं की संख्या यहाँ पे 1 है, अतः इसकी अनुकता 1 है। अब देखिए आगे बात करते हैं। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल मिल के क्या बना दिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसको देखते हैं। ये है आपके पास क्या, अभिकारक। और आपको अनुकता प्राप्त करने के लिए उत्पाद की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी आवश्यकता है वो किसकी आवश्यकता है, अभिकारक की। तो देखिए अभिकारक के अणु कौन कौन से हैं भाई, देखिए अभिकारक के अणु, एक अणु है कैल्शियम ऑक्साइड का और दूसरा अणु है जल का। 2 अणु हो गए, 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2। यानी 2 अणु आपस में भाग लेकर उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, अतः इसका अनुकता या मोलिकुलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं। एक और समीकरण आप लीजिए जिसमें कि जैसे देखिए H2 है गैस प्लस O2 है गैस, ये मिलकर H2O गैस का निर्माण किए, ठीक है। और यहाँ पर जो H2 है वो 2H2 है। अब देखिए ये हमारा क्या है भाई, अभिकारक है। और ये अभिकारक जो है इसमें अभिकारक के अणु कितने हैं, देखिए कितने हैं भाई, देखिए अभिकारक के अणु तो 2 H2 के हैं अणु और प्लस 1 O2 के हैं अणु, यानी 2 + 1 = 3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए अनुकता या इसको कहते हैं मोलिकुलरिटी बराबर कितना हो गया, 3। तो इस तरह से हम मोलिकुलरिटी निकालते हैं, अनुकता निकालते हैं, जिसमें कि आपको करना क्या है, सिर्फ अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं को जोड़ देना है,
उससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अनुक्ता प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अनुक्ता को परिभाषित कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं का, अभिकारक के अणुओं का योग अभिक्रिया का अनुक्ता कहलाता है। अभिकारक का अनुक्ता कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुक्ता या मॉलिक्यूलरिटी बराबर अभिकारक के अणुओं का योग। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, अनुक्ता और अनुक्ता की परिभाषा। अब देखिए अनुक्ता के गुणों के बारे में बात करेंगे कि अनुक्ता के क्या गुण हैं और अनुक्ता कितना तक संभव हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं अनुक्ता के गुण के बारे में कि अनुक्ता क्या और कैसे होता है। जैसे देखिए एक यहाँ पर हम बर्तन ले रहे हैं, इस बर्तन में एक उत्पाद है ए और ये बदल गया किसमें, सॉरी एक अभिकारक है जो उत्पाद में बदल गया। तो इसके अभिकारक के अणुओं की संख्या 1 है, यहाँ तक तो चलता है कि अनुक्ता 1 होगी। लेकिन यहाँ पर दूसरा क्या है, अभिकारक है। अब देखिए ये दोनों आपस में जब टकराएंगे तो टकराने के बाद क्या होगा, उत्पाद का निर्माण होगा। तो कितने अणु आपस में टकरा रहे हैं, 2 अणु आपस में टकरा रहे हैं, अतः इसकी अनुक्ता कितनी है भाई, 2 है। अब देखिए कि तीसरा अणु यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये हमारा तीसरा अणु है। और एक बात ध्यान देना है कि अणुओं की संख्या चाहे जितनी भी हो, ये दोनों जब एक साथ टकराते हैं तभी उत्पाद का निर्माण होता है। तो अब देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे 3 अणु हैं और ऐसा नहीं है कि ये इसके साथ टकरा गया, बाद में ये इसके साथ टकरा गया तो उत्पाद बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होने के लिए इन तीनों अणुओं को एक साथ एक समय पर टकराना होता है और 3 अणुओं का एक साथ एक समय पर टकराना थोड़ा मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं है कि 3 अणु आपस में एक साथ एक ही समय पर टकरा जाए। कभी ये पहले टकरा जाएगा तो कभी ये पहले टकरा जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उत्पाद में 3 अणुओं का अभिकारक के उत्पाद बनना मुश्किल हो जाता है। तो क्या होता है भाई, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 1 2 3 अभिकारक के अणुओं को एक साथ टकराने में मुश्किल है, एक साथ एक समय पे नहीं टकराते हैं, बहुत रेयर केस में कम समय में टकराते हुए देखा जाता है। इसलिए अनुक्ता 3 तक तो देखने को मिलता है, लेकिन 3 से ज्यादा, मान लीजिए यहाँ पे डी आ जाए और डी यहाँ पर इससे टकराना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि एक साथ 3 अणु तो टकराना मुश्किल है, चौथा अणु एक साथ एक समय पे कैसे टकराएगा। तो ये अतः हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अभिकारक की अनुक्ता, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अनुक्ता 3 तक संभव है, 3 से ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। रेयरली, कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जटिल अभिक्रिया है तो देखने को मिल सकता है, लेकिन अभिक्रिया का अनुक्ता ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं कि देखिए अभिक्रिया की अनुक्ता क्या 0 हो सकती है, तो नहीं। सोचिए कोई अणु ही नहीं है, मान लिया जाए यहाँ पर एक भी अणु नहीं है, तो क्या उत्पाद बनेगा बताइए, नहीं बनेगा। अब देखिए अनुक्ता क्या आंसर, मतलब इसमें क्या कहते हैं उसको, फ्रैक्शन में हो सकता है। फ्रैक्शन कहने का मतलब 1/2, 2/4, 2/4 नहीं, 2/3, 3/4, ऐसे क्या हो सकता है, तो नहीं। अणु जब भी होगा तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन आधा
1/4 भाग, 3/4 भाग संभव नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए कि हमेशा अनुक्ता कितना होगा, 1 2 3 होगा। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आगे अनुक्ता के गुण के बारे में। पहला कि अभिक्रिया का अनुक्ता पूर्ण संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में 1 2 3 तक देखने को मिलता है, परंतु अनुक्ता 3 से ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। यानी अनुक्ता 3 से ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, पहली बात हो गई। दूसरा, अनुक्ता कभी भी शून्य नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, अनुक्ता कभी भी शून्य नहीं होगा। और तीसरी बात लिखेंगे, अनुक्ता ना ही फ्रैक्शनल, जैसे 1/2 2/3 3/4 होता है, और ना ही ऋणात्मक होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऋणात्मक भी नहीं होगा कि -1 -2 -3 कैसे संभव है, नहीं संभव है। तो अनुक्ता ऋणात्मक भी नहीं होता। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अनुक्ता के बारे में जाना। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। और ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से इसे समझ रहे होंगे। और इतना देर तक लगातार वीडियो को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाय।